कभी सोचा है कि किसी भी पर्वत, किसी पहाड़ का एज जो होता है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? जैसे अमूमन आमतौर पर लिखा होता है ना कि बताया जाता है, कहीं बुक्स में लिखा हुआ है कि ये 5000 साल पुराना पहाड़ है या ऐसा कुछ है। तो ये कैसे पता चलता है? कभी ये सोचा है आपने? तो आज इन्हीं चीजों पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। और आज हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, जिसको कि इसका पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक मिलेगा और आई बटन तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पर, उसके लिए भी थोड़ा सॉरी। और दूसरी चीज़ ये कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी गैप हुआ है। पॉसिबिलिटीज ये रही कि आपको अब रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस हो गया है, काफ़ी टाइम हो चुका है, पर जो भी है, कहते हैं ना कि देर से ही सही, पर एटलीस्ट इनिशिएटिव लिया ना, दूसरों को क्या है। इसके पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो क्या होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर होती है। तो बेसिकली जो मेन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये रेडियो एक्टिव, जितनी भी सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या होती हैं? जिसमें रेडियो एक्टिव डीके होता है, मतलब कि एमिशन अपने आप, कोई भी पार्टिकल है वो अपने आप कुछ समय बाद वो आधा या धीरे कम होने चालू होता है, वो अपने आप को एमिट करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, राइट। सो इस ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शन, और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो जो रिएक्टेंट है उसके सिर्फ एक रेज टू द पावर 1 एक्टिव मास जो है उस पे डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो हम लोग रिकॉल कर चुके हैं, जिसको रिकॉल करना है वो पार्ट 1 जा सकता है। पार्ट 1 में मैंने इन सब चीजों के बारे में बताया हुआ, एक्टिव मास के बारे में बताया है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है इसके बारे में भी बताया है, बहुत सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आइए पार्ट 2। तो फिलहाल आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है कि इन्हीं जो मेरा पहला क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था कि हम किसी का एज डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो सिर्फ यही, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये छोटी सी एक पहलू है, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास एक टर्म आता है इसके लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या आता है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब ये क्या होता है? हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसी पहाड़ के बारे में बात करते हैं, तो वो पर्वत जो है, वो पहाड़ है, हमने किसी टाइम, किसी बहुत छोटे से टाइम के लिए हमने उसका कॉन्सेंट्रेट जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो भी चीज हमारे पास उसका मटेरियल का मोलारिटी निकल के आई है, हमने वो नोट डाउन कर लिया। और आफ्टर सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई छोटे से टाइम के लिए, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 मिनट, 10 दिन में उसमें कितना चेंजमेंट आया है, तो हमने वो टाइम ले लिया। तो मतलब हमने क्या निकाल दिया, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लेते हैं चेंजमेंट ए था, तो चेंजमेंट हो गया डीए। डीए क्या होगा पता ही होगा, डीए डिफरेंशिएबल। डेल्टा का छोटा टर्म होता है डी, राइट। तो डेल्टा मतलब ज्यादा चेंजमेंट, ज्यादा बड़ा चेंजमेंट हो तो डेल्टा निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। जब वही चेंज बहुत स्मॉल होता है तो उसमें हम लोग लगाते हैं डी वाई, राइट। तो डिफरेंशिएशन जिसको पता हो उसको पता हो। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो हमारे पास ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हम निकालते हैं, राइट। और ऐसी चीजों को निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी रेट लॉ एक्सप्रेशन था, जिसके द्वारा आपको, जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो जो रेडियोएक्टिव रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या है कि बहुत छोटी सी चीजों के लिए हमें अगर कोई चीज पता चल जाती है तो हम पूरा एनॉर्मस वे में, यानी कि इंटीग्रेट कर देंगे उसको, तो हमें बेसिकली पता चल जाएगा कि वो कितने साल पीछे से चला आ रहा है, ठीक है। यानी कि जब टाइम 0 होगा तो वो कितनी बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि t = 0 पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन फुल होता है, राइट। तो वहीं से वो इनिशिएट होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं, और इस हिसाब से हम उसकी एज को डिटरमाइन कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का बहुत बार जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर से पहले हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या होती है? सपोज ले लेते हैं हम लोग कोई एक रिएक्शन जिसमें हमारे पास है, अगर A है वो A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। मान लेते हैं A नहीं, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? या तो इस पे या तो इस पे, दोनों में से किसी एक पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो किस पे डिपेंड करेगी? किसी पे भी नहीं, ना A पर और ना ही B पर, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो दोनों में से किसी एक पर तो डिपेंड करेगी, हो सकता है या फिर मतलब इस पे
इसकी पावर 2 पर डिपेंड हो सकती है, बी की पावर -1 पर डिपेंड हो सकती है, जो भी हो, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, जो बेसिकली जो कि इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स है, उनका सम कितना होना चाहिए 1, देन ओनली द रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि याद रहा आपको रेट ऑफ रिएक्शन RdX/dt is equals to the K into concentration of A to the power alpha into concentration B to the power beta। तो ये अल्फा और बीटा क्या थे, इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, क्या किसी पे कॉन्सेंट्रेशन, किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी होगी क्या, आंसर है नो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल करने के लिए, ताकि हमारे पास एक इजीली डेरिवेशन आ जाए, तो हम सिर्फ एक ए लेके चलेंगे, क्योंकि कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अगर ए पे +1 बी पे -1 भी हो सकता है, तब भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आएगी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बस सिंपल से फॉर कैलकुलेशन पर्पस हमने ए गिव्स प्रोडक्ट रखा है, ताकि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना आ जाए, राइट। सो ए गिव्स कॉन्सेंट्रेशन है, तो हमने ये चीज मान के चले हुए हैं। ए गिव्स प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन किसी पे डिपेंडेंसी कर रही है, नहीं कर रही, आंसर क्या है, नहीं। तो हमारे पास हमने निकाला रेट ऑफ रिएक्शन बाई लॉ ऑफ मास एक्शन dA/dt इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। बोलिए हाँ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके। तो हमने क्या किया, वापस से कैलकुलेशन तो करना था, तो dA इज इक्वल्स टू K dt, बिकॉज इसकी पावर 0 मतलब 1। फिर उसके बाद ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड वी हैव इसका क्या हो जाएगा, यहाँ लिमिट जो था हमारा, लिमिट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं रिएक्शन A0 से स्टार्ट हुई होगी, और हमारा क्या कहां तक पहुंचेगा, कहीं तक क्या पहुंचेगा, हमारे पास अगर A0 था और किसी A तक पहुंचने पे क्या हुआ, यानी कि ये हमारी इनिशियल, मतलब हमारे पास किसी टी टाइम पर A0 था और किसी दूसरे टाइम पर A कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो कुछ डिफरेंस आया, तो वही था जो हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो वो थोड़ा सा कम हुआ। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका होगा। तो A0 से A तक, ठीक है, टाइम कितना, 0 से कोई टी टाइम तक। तो हमारे पास क्या आ गया, A कॉन्सेंट्रेशन लोअर लिमिट A0, अपर लिमिट A K T, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से T। हम देख सकते हैं A माइनस A0 इज इक्वल्स टू K इंटू T, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर हमें इसी का हाफ लाइफ पीरियड निकालना हो, कि हाफ लाइफ पीरियड वो पीरियड होता है जब जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन अगर चल रही है, तो रिएक्शन का इनिशियल फेज में जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है हमारा कोई x, ठीक है। तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या हम बोल सकते हैं कि पूरा रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है, उस वक्त उस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0 होता है, रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन फुल हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ वी take a reaction that R goes to P, right? So where R is reactant and P is a product. तो इनिशियल फेज में उसका कॉन्सेंट्रेशन इसका फुल रहेगा अगर x होता है, जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और जब टाइम कोई t हाफ है, ये हम बाद में बताएंगे, और टाइम इज इक्वल्स टू t टोटल टाइम पर, यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, x है। यहाँ कितना बचेगा, x/2, और यहाँ कितना 0। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कितना होगा 0, यहाँ पर कितना x/2, और यहाँ पर x। तो ये चीजें होती है, यानी कि टी हाफ वो टाइम होता है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स व्हाट ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, राइट। और प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस भी उतना ही हो चुका होगा जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ होगा, ओके। तो यही हाफ लाइफ पीरियड। अब हमारे पास क्या है, हमने निकाला था यहाँ पर जो 0 से लेकर लिमिट टी तक था ना, सेम चीज है, बट यहाँ टी हाफ हो जाएगा। अगर टी हाफ होगा तो उसमें जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो होना होगा वो भी कितना होगा, इनिशियल का आधा, यानी कि A0/2। यही इतना करना और कुछ नहीं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर फॉर टी हाफ A इज इक्वल्स टू A0/2, सिर्फ इतना करना है, ठीक है। और हमारे पास t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू टी हाफ पर, तो ये हो जाएगा, यानी कि हमारे पास A कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इसमें वैल्यू रखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन A0/2 माइनस A0 इज इक्वल्स टू K टी हाफ माइनस 0, राइट। हमारे पास याद आएगी, टी हाफ माइनस 0 करेंगे तब भी हो जाएगी, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का A0/2 इज इक्वल्स टू K टी हाफ, ठीक है। आप चाहो तो टी हाफ की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, बट ये किसके लिए है, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। हमारे पास जब 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी, अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी करेंगे हम लोग, और उसके बाद सेकंड ऑर्डर भी करेंगे, पर अगर ये समझ में आ जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर और आसानी से आ जाएगा। पॉज करके आप इसको लिख सकते हो दोबारा से। रिएक्शन के लिए हमारे पास सेम वही रिएक्शन, A गिव्स प्रोडक्ट, बस ये हो जाएगा कि फॉर फर्स्ट रिएक्शन dx/dt मतलब
dA by dt चेंजमेंट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इन dt टाइम मतलब बहुत छोटा सा टाइम इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। ओके, A टू द पावर 1 मतलब A रहेगा। क्या करेंगे, सेम वही चीज ये उधर पहुंच जाएगा और A इसके साथ है तो इसलिए यहां पर चला जाएगा, तो dA अपॉन A इज इक्वल्स टू K dt। इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है इंटीग्रेशन 1 by x dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन log x। पता है कि नहीं पता, नहीं पता है तो नोट कर लो। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास log a, अच्छा लिमिट यहां से भाई a नॉट इनिशियल फाइनल a, तो यहां पर लिमिट लगाया a नॉट से a इज इक्वल टू k, लिमिट का जाएगा 0 से t तो t माइनस 0, क्या आ गया log a अपॉन log a माइनस log a नॉट। ठीक है, लॉग में कई लोग को पढ़ रहा था, मैं लॉग की मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, लॉग की ऑलरेडी एक वीडियो बना देंगे, और कब बनाएंगे, जब आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तब। ओके, तो log m माइनस log n हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू log m अपॉन n। ध्यान रखिएगा इसका बेस सेम होना चाहिए, चाहे e हो या tan हो, जो भी हो, पर यहाँ पर जब तक इंटीग्रेशन ये वाले में लगता है ये इसका बेस e होता है। ठीक है, तो ये वही वाला log चला रहा है तो उसका बेस e होता है। अच्छा, इसको log x बेस e वाले को हम लोग ln x भी बोलते हैं, और अगर सिंपल सा सिर्फ log x लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है बेस 10। ठीक है, और अगर ln x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है log x बेस e। ठीक है, ये अंडरस्टूडेबल है, जो आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर हमने इसके द्वारा अगर निकाला तो क्या आ जाएगा log a अपॉन a नॉट, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, इज इक्वल्स टू kt। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट पहुंचते हैं, इसके लिए भी हाफ लाइफ पीरियड। जब इसके लिए हाफ लाइफ निकालेंगे सेम वैसे ही पंगा, सेम वही चीज मिलेगा। क्या हो जाएगा, फॉर t इज इक्वल्स टू t हाफ, फॉर t इज इक्वल्स टू t हाफ हमारे पास क्या हो जाएगा, a को हम लोग क्या बोलेंगे, a नॉट बाई 2। ठीक है, ओके, तो यहां पर अगर अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू नॉट बाई 2, हमारे पास वैल्यू कुछ आ जाएगी। सेकंड में रखना, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, नहीं, ठीक है, ओके। क्या गलती ये है कि अगर आप लोग को याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जो लिखवाया, जो चीज बताया है वहां पर, कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के पे डिपेंड तो करती है, पर नेगेटिव वे में। तो हमारा यहाँ पर जो आना चाहिए वो आना चाहिए माइनस का के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी हमारे पास जो आया था वो माइनस में आना चाहिए था उस वक्त भी। ठीक है, तो के माइनस का के dt रहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाले में, राइट। तो माइनस का के dt वहां पर भी करेंगे, हमारे पास वैल्यू फिर पॉजिटिव में दिखा होगा, लास्ट में आंसर नेगेटिव में आया था तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव में तभी आएगा जब यहाँ पर हम नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहा। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्या होता है, अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अगर हमने नेगेटिव को पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो ये वाला यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो a नॉट अपॉन a हमारे पास ये हो जाएगा। अब अगर ये रखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, log a नॉट अपॉन a नॉट बाई 2। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल, ये ऊपर पहुंच जाएगा पूरा। ठीक है, इज इक्वल्स टू k t हाफ। ठीक है, बेस e चल रहा है तो क्या हो जाएगा, log 2 बेस e इज इक्वल्स टू k t हाफ। ठीक है, ध्यान दीजिए एक और चीज लॉग बता रहे हैं, अगर log x बेस e है और उसको हमें log x बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, log x बेस e हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, 2.303 log x बेस 10 करना होगा। वही यहां करेंगे, क्या करेंगे, 2.303 log 2 बेस 10। ठीक है, अपॉन k कर देते हैं इज इक्वल्स टू t हाफ, तो क्या हो जाएगा log 2 बेस 10। ओके, तो हमारे पास log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। कैसे देखी जाती है मैंने बोला, आपको बताएंगे कभी फिलहाल बाद में, पर यहाँ पर 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के इज इक्वल्स टू टी हाफ। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.693 अपॉन के, और ये होगी हमारी टी हाफ। ठीक है,
तो यही वो चीज है जिसकी वजह से जिसके द्वारा हम लोग निकाल पाते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन आधा कब हुआ, टी हाफ हम निकाल लेते हैं। किसी भी रेडियोएक्टिव रिएक्शन की बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग की उसकी जरूरत पड़ेगी। पिछले साल इस सिलेबस से डिलीट हो गया था, पर अभी तक तो आपके करंटली सिलेबस में है ये, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इन दोनों के ग्राफ जो है वो भी आपको डिटरमाइन कराते हैं, इसको पहले आप नोट करो। अब देखो, अगर आप लोगों को ग्राफ देखना है, ये ग्राफ में कैसे हम लोग को दिखाना होता है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर, मैंने इसलिए पहले दोनों करवा दी ताकि आपको सब समझ में आ जाए। अब हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपको याद होना चाहिए कितना था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी आपको पता तो खैर चल ही जाएगा। याद देखते हैं हम लोग कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में या किसी भी पहले बात तो ऑर्डर ऑपरेशन की, लेकिन पहले जीरो ऑर्डर जो कि किसी भी रिएक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बस ये देखिए कि ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और ये है टाइम। एक और ग्राफ, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन ये ऑफ रिएक्टेंट है, ये टाइम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे हमारा जैसे जैसे भाई हमें पता है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन टाइम के हिसाब से बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ा हुआ मिला, कैसे, यहां से टाइम के हिसाब से बढ़ा, ठीक है। रिएक्टर में कॉन्सेंट्रेशन टाइम के हिसाब से घटेगा, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी इसके साथ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे कोई डिपेंडेंसी होगी क्या, मतलब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन अगर क्या घटेगा बढ़ेगा तो क्या टाइम के हिसाब से उसे कुछ भी पता चलेगा भाई। किसी भी रिएक्टर में कॉन्सेंट्रेशन पे क्या वो डिपेंडेंसी है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे दिख रहा है, हाँ है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यू आई है, वो आई है ए नॉट बाई 2k इज इक्वल्स टू टाइम टी हाफ, ऐसा कुछ करके निकल के आएगा तो 40 हाफ। तो हमारे पास दिख रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिपेंडेंसी है, ठीक है। पर क्या रेट कांस्टेंट में कोई वेरिएशन था, कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़े घटे, तो अगर हमने रेट कांस्टेंट ले लिया, रेट कांस्टेंट, ठीक है, तो ए नॉट बाई 2, इसीलिए ये अपीयरेंस पे है, ये डिसअपीयरेंस पे, ये अपीयरेंस पे है। बट रेट कांस्टेंट टाइम के हिसाब से या कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास क्या आया, लॉग ए नॉट अपॉन ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है। ये 2.303 बेस 10, अगर हम चाहें तो पूरा ले लें तो हमारे पास ये वैल्यू आता है, किसके लिए, हमारे पास किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वैल्यू आई। और टी हाफ की वैल्यू कितनी आई थी, 0.6930 अपॉन के। तो क्या टाइम से देख रहा है आपको, क्या किसी भी रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन कुछ कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, क्या टाइम पे डिपेंडेंसी है क्या, नहीं। तो पहली बात कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टर में कॉन्सेंट्रेशन चाहे कितना भी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब टाइम पे डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो आप अगर चाहो तो इसका भी आप ग्राफ बना सकते हो बहुत ही तरीके से कि टी हाफ जो है चाहे कितना कर लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, चाहे कितना बढ़ा लो, आपका टी हाफ वही रहेगा जो होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेसिकली रिएक्टेंट को ही हम लोग लेके चलते हैं क्योंकि प्रोडक्ट तो बाद में फॉर्म हो गया, जब रिएक्टेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना सा था हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और भी है पर सेम जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा था ए की पावर 1, वैसे आप ए की पावर 2 ले जाओ, ए की पावर 3, कुछ भी ले सकते हो और सबसे वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला बचा हुआ ओस्टवर्ड डाइल्यूशन मेथड, फिर कोलिजन थ्योरी जो हमारे पास है इसकी केमिकल काइनेटिक्स की, तो वो दोनों चीजें हैं वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।